किंजल और सलोनी दोनों सहेलियां थीं। किंजल अमीर घराने से थी, जबकि सलोनी गरीब परिवार से थी। कुछ समय बाद किंजल के लिए एक अमीर घर के लड़के प्रांजल का रिश्ता आया और उसके परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उधर एक रोज किंजल की गरीब सहेली सलोनी किसी काम से बाजार गई थी, जहां एक लड़के नीरज की नजर उस पर गई और देखते ही उसे प्यार हो गया। नीरज प्रांजल का ही बड़ा भाई था, जो पहले तो शादी करने से इनकार करता था, लेकिन सलोनी को देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। नीरज भले ही अमीर घर से था, लेकिन उसका बड़ा ही साधारण व्यक्तित्व था, जिस कारण उन दोनों को आपस में प्यार हो गया। किंजल अपने ससुराल वालों की पसंद थी, जबकि सलोनी नीरज की। इसलिए किंजल की सास अपनी अमीर बहू को ही ज्यादा पसंद करती थी। आओ मेरी प्यारी बहू, अंदर आओ। शादी के जोड़े में तू बिल्कुल अप्सरा लग रही है। पूरे 1 लाख का लहंगा है माँ जी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, देखो ना, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं की उन्होंने। कितना भर भर कर दहेज में सामान दिया है। जानती हूँ बहू, लेकिन इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी। एक इसको देखो, मेरी छोटी बहू कितना सारा दहेज लाई है अपने साथ, और एक मेरी बड़ी बहू है जो सिर्फ इस एक सस्ती सी शादी के जोड़े में ही चली आई मुंह उठाकर। साधना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज इनका गृह प्रवेश है और तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ जी। भले ही प्रिया गरीब है, लेकिन है तो मेरी दोस्त ही ना। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी दोस्त मेरे साथ ही दगा करेगी, मेरे ही ससुराल में मेरी ही जेठानी बनकर आ जाएगी। तू गलत समझ रही है किंजल, ऐसा कुछ नहीं है। नीरज जी और मुझे कब एक दूसरे से प्यार हुआ हमें पता ही नहीं चला, और सच कहूं तो हमें नहीं पता था कि नीरज जी तुम्हारे होने वाले जेठ जी हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। किंजल बहू, चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। मैंने तेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया है। इस ऊपर वाली मंजिल में तू रहेगी और नीचे वाली मंजिल में ये गरीब रह लेगी। ये सुनकर साधना के बड़े बेटे नीरज को अच्छा नहीं लगता। ये क्या पापा, देखो ना माँ आती कैसी बातें कर रही है। अगर हमने एक दूसरे से शादी कर ली है, प्यार कर लिया, तो क्या गलत किया? चुप कर। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब से नीचे वाले हिस्से में ये गरीब बहू रहेगी और ऊपर किंजल। लेकिन माँ जी, नीचे तो कितनी सिलन आई हुई है, फिर हम वहाँ कैसे रहेंगे? और ना ही वहाँ ज्यादा सुख सुविधा है, नीरज जी ने बताया था मुझे। हाँ, क्योंकि वो पोर्शन हमने नौकरों के रहने के लिए बनवाया था, लेकिन अब तू आ गई है तो उसे खाली करवा दिया। अब से तू वहां रहेगी, और वैसे भी तेरे उस फटीचर मायके वालों से तो अच्छा ही है ना। और वैसे भी ये फ्लोर मैं अपनी अमीर बहू को दूंगी। तुम जैसी गरीब लड़की के लिए नीचे का हिस्सा ही सही है। नीरज सलोनी के साथ नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है। नीचे का हिस्सा बेसमेंट में बना हुआ था, जहां बिना प्लास्टर के कमरा था। साथ ही वहां पर कोई सुख सुविधा भी नहीं थी। वहां एक पुराना सा बिस्तर लगा हुआ था, साथ ही छोटी सी रसोई होती है। साधना राशन का कुछ सामान लाकर अपनी बड़ी बहू सलोनी को दे देती है। ये ले, अब से तू इसी रसोई में खाना बनाएगी। अब जैसी भी है, जो भी है, तू है तो मेरे बेटे की पत्नी, इसलिए ये थोड़ा राशन पानी रख। अब से तू इसी रसोई में अपना चूल्हा चौका अलग से बनाएगी। आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है माँ जी। माफ करना सलोनी, तुम्हें मेरे कारण यहाँ रहना पड़ रहा है, और माँ भी तुमसे इस तरह बर्ताव कर रही है। कोई बात नहीं जी, अभी माँ जी हमसे नाराज हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। अब वो दोनों वहां की साफ सफाई करते हैं। पूरे दिन घर की सफाई करने की वजह से अब सलोनी पूरी तरह थक जाती है। फिर दोनों वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह सलोनी सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा पाठ करती है। फिर चूल्हे की आंच पर वो खाना बनाने लगती है, तो वहीं ऊपर किंजल थोड़ा देर से सोकर उठती है। फिर अलसाते हुए नहाकर तैयार होती है और खाना बनाने अपनी मॉड्यूलर रसोई में जाती है। लेकिन उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। अब कैसे बनाऊं खाना? हाँ, आइडिया। एक काम करती हूँ, फोन में देखकर खाना बना लेती हूँ। किंजल आराम से अपने मॉड्यूलर किचन में फोन पर देखकर खाना बनाने लगती है। किंजल ज्यादा सामान होने के बावजूद भी ज्यादा अच्छा खाना नहीं बना पाती, जबकि सलोनी ने बचपन से खाना बनाया था तो वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। उसके बनाए हुए खाने की खुशबू ऊपर तक आ रही थी। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर मेरी मॉडर्न बहू ने ही ये खाना बनाया होगा, अपनी तरह एकदम अच्छा। कुछ देर बाद सलोनी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी रसोई को साथ साथ साफ भी कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ किंजल का खाना जल जाता है और साथ ही वो पूरी रसोई में सारा सामान फैला देती है। कुछ देर बाद वो दोनों अपना बनाया हुआ खाना घर वालों को परोसती हैं। ओफो, ये कैसा खाना बनाया तुमने सलोनी? कम से कम आज तो कुछ अच्छा बनाती। आज भी तुमने ये गरीबों वाला साधारण खाना बना दिया। मुझे देखो, मैंने शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और नान बनाई है। इस तरह किंजल उसे लगातार चिढ़ा रही थी, लेकिन जब सब उन दोनों का खाना चखते हैं, उन्हें सलोनी का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद आता है, जबकि किंजल के खाने से जलने की स्मेल आ रही थी।
उसका बनाया हुआ खाना किसी को भी पसंद नहीं आता। वाह, सलोनी बहू के हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। भले ही इसने गोभी की सब्जी और दाल मखनी जैसा साधारण खाना ही बनाया हो, लेकिन फिर भी यह खाना किंजल के शाही खाने से काफी बेहतर है। सही कहा पापा। किंजल बहू, ये सब क्या है? ये तुमने कैसा खाना बनाया है? खाना बनाना नहीं आता तो मुझे पहले ही कह देती, मैं ही तुम्हें बता देती। बड़ी बहू, खाना अच्छा बना है। ये सुनकर किंजल अब सलोनी से और भी चिढ़ने लगती है। फिर अगले दिन ननद को बड़ी तेज भूख लगती है और वो किंजल से कुछ बनाने को कहती है। भाभी, कुछ अच्छा सा बना दो ना, आप तो दहेज में अवन भी लाई हो, तो आप मेरे लिए जल्दी से पिज्जा बना दो ना। मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूं, और ये सामान मेरे मायके से मेरे लिए आया, तुम्हारे लिए नहीं जो ये बना दो वो बना दो। खुद बना लो, इतनी भूख लगी है तो। कॉलेज से थकी हारी आई नैना को बड़ी तेज भूख लगी थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद के लिए कुछ बना पाए। उसकी माँ भी उस वक्त कीर्तन में गई थी। नीचे रहने वाली सलोनी उसकी ये बात सुन लेती है और वो जल्दी से अपनी ननद के लिए कढ़ी चावल बनाकर लाती है और उसे खाने को देती है। अपनी गरीब भाभी का ये व्यवहार नैना को बड़ा पसंद आता है। साथ ही वो देखती है कि कैसे उसकी गरीब भाभी ने अपनी सीमेंट से बनी रसोई को भी कितनी अच्छी तरह सजा रखा है, जबकि उसकी छोटी भाभी किंजल अपनी रसोई को हमेशा फैलाकर रखती और ना ही उसकी साफ सफाई रखती। सलोनी भाभी, आप तो अपनी रसोई को कितना साफ रखती है। सचमुच आपने तो नीचे के हिस्से को बड़ा ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। ऐसे ही एक रोज किंजल की तबीयत खराब थी। उसे तेज बुखार था और घर में कोई भी नहीं था। सभी 2 दिन के लिए किसी शादी के लिए दिल्ली गए हुए थे। हे राम, किंजल को तो बुखार है। इसका बुखार तो सीधा सर पर चढ़ जाता है। मुझे जल्दी से इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करनी होगी। सलोनी अब ऐसा ही करती है। वो ठंडे पानी की पट्टियां उसके सर पर रखती है, जिसके बाद वो उसे बुखार की दवाई भी दे देती है। सुबह तक वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर सलोनी नीचे जाने लगती है तो किंजल उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे सलोनी, मैं तेरी एक छोटी सी बात के लिए तुझसे नाराज हो गई, लेकिन तूने अपनी दोस्ती कभी खत्म नहीं की। बीमारी की हालत में मेरा कितना ख्याल रखा। तू सच में मेरी पक्की दोस्त है। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। जब सभी लोग दिल्ली से वापस लौटते हैं तो दोनों सहेलियों को एक साथ बातें करते और खिलखिलाते हुए हंसता देखकर हैरान रह जाते हैं। किंजल सबको सारी बात बताती है, जिसके बाद उनकी सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी गरीब बहू का स्वभाव देखकर बहुत खुश होती हैं और अब वो भी सलोनी को अपना लेती हैं। अरे कौशल्या, ये क्या? तुम्हारे ये कपड़े कीचड़ से कैसे सन गए? जी, बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी तो पैर फिसल गया और कीचड़ में गिर गई और मेरे पैर में भी थोड़ी मोच आ गई। अब कब तक यूं बुढ़ापे तक काम करोगी कौशल्या? मुझे लगता है अब हमें अपने बेटे राजेश की शादी कर देनी चाहिए। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ जी, लेकिन आप ही बताइए, हमारी इस गरीब कुटिया में कौन ही लड़की आना चाहेगी? भगवान है ना, भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी। अपने बेटे राजेश से बात करके अब कौशल्या उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में उसे पड़ोस के गांव की एक गरीब लड़की अनीता राजेश के लिए मिल जाती है। वो उन दोनों की शादी करवा देती है। अनीता आते ही अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। एक रोज, अनीता बहू, ये तो सुबह सुबह क्या कर रही है? माँ जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और ये दीवार देखिए कितनी खराब हो चुकी है, इसलिए मैं मिट्टी के लेप से उसे भर रही हूँ ताकि अंदर मिट्टी ना आए और ना ही बरसात का पानी। अच्छा चल ठीक है, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। दोनों सास बहू बाहर मिट्टी का लेप लगाना शुरू कर देती हैं। तभी उनके घर के सामने बने एक बड़े से घर में रहने वाली निकिता बाहर आती है। लगता है घर में छेद हो गए हैं और दोनों सास बहू वही भर रही हैं। खैर, तुम गरीबों का यही रोना रहता है सारा साल, कभी बरसात की मार, कभी गर्मी की तो कभी भीषण ठंड की। हम अमीरों को देखो, किसी बात की चिंता नहीं है, सारे घर पर टाइल्स लगी है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है बरसात में। हम तो बरसात का मजा लेते हैं बस। ठीक कहा आपने, लेकिन हम गरीब हैं, बिना पैसों के कम में गुजारा कर लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। उफ, तुम गरीबों को तो मुंह लगाना ही बेकार है। तुम लोगों से बात करके मुझे अपना मूड नहीं खराब करना। ये कहकर निकिता अपने घर में चली जाती है। फिर शाम को धीमी बारिश शुरू हो जाती है। अनीता का पति बारिश में भीगते हुए घर आता है। अरे, आप तो भीग गए हैं, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए नहीं तो ठंड लग जाएगी। अनीता उससे लगातार बोले जा रही थी, लेकिन राजेश तो जैसे कहीं और ही खोया हुआ था। सुनिए जी,
सुनिए ना, क्या हुआ है आपको? अरे बेटा, क्या हुआ है? कुछ बोल, बहू के सवालों का जवाब दे। क्या बताऊं माँ, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई और मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस बरसात में मैं आखिर कहाँ काम ढूंढूंगा। एक तो वैसे ही पैसों की इतनी तंगी है, घर में राशन भरवाने तक के पैसे नहीं है, ऊपर से ये छत की भी मरम्मत करवानी है। आप परेशान मत होइए, हम दोनों कल से काम ढूंढेंगे। दोनों मिलकर काम करेंगे तो आसान रहेगा। और फिलहाल घर में 4-5 दिन का राशन रखा हुआ है तो थोड़ा काम चल जाएगा। मैं अभी आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। अनीता चूल्हे की तरफ आग जलाने जाती है, लेकिन बरसात का पानी पड़ने के कारण लकड़ियां गीली हो गई थी, जिस कारण चूल्हा भी नहीं जल रहा था। फिर घर के अंदर से ही पुराना सूखा कपड़ा ढूंढती है, जिससे आग जलाने की कोशिश करती है। अपनी बहू को आग जलाने में इतनी परेशान होते देख कौशल्या सोचती है, हे भगवान, अभी थोड़ी सी बारिश से ही रसोई के ये हाल हैं, तो आगे पड़ने वाली तेज बारिश में हमारे रसोई का और घर का क्या ही हाल होगा। अगले दिन दोनों पति पत्नी काम की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी निकिता के पति सूरज की नजर अनीता पर जाती है। अरे आप तो वही है ना जो हमारे घर के सामने ही रहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, वो बात यह है कि मेरे पति की नौकरी चली गई है, इसलिए हम काम की तलाश में निकले हैं, लेकिन सुबह से मुझे कुछ भी काम नहीं मिला। ओह, तो ये बात है। वैसे क्या काम आता है तुम्हें? जी, मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ और घर की साफ सफाई भी अच्छे से कर लेती हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। वैसे हम भी कब से खाना बनाने के लिए किसी की तलाश में थे। वो क्या है ना, मेरी वाइफ को खाना बनाने में आलस आता है, और सच कहूँ तो वो इतना अच्छा खाना बना भी नहीं पाती। तो क्यों ना आप मेरे घर पर ही खाना बनाने का काम शुरू करें, इसीलिए बोल रहा हूँ। जी सच में साहब, लेकिन कहीं वो निकिता मैडम मुझे निकालेंगी तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कल से काम पर आ जाना, ठीक है? अगले दिन से अनीता सूरज के घर काम पर आ जाती है, जिसे देख निकिता कहती है, ओह अच्छा, तो तुम आई हो काम करने। उस दिन तो तुम बड़ा लेक्चर दे रही थी, हम गरीब हर हालात में गुजारा कर ही लेते हैं। अब लगता है गुजारा ठीक से नहीं हो रहा। हालात हमेशा एक से नहीं रहते मैडम, और जब बात परिवार पर आए तो मेहनत दुगनी करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से रसोई में जाओ और मेरी सारी रसोई अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, उसके बाद हमारे लिए अच्छे से पकौड़े, वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ बनाकर ले आना। अनीता उसकी रसोई में जाती है तो उसके मॉडर्न किचन को देखकर तो हैरान ही रह जाती है। एक कमरे जितनी बड़ी रसोई में जरूरत की हर चीज होती है। उसमें मॉडर्न टाइप के गैस चूल्हा, चिमनी, माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर, हर तरह का सामान होता है। बाप रे बाप, हम गरीबों की रसोई में तो लकड़ियां, धुएं वाला चूल्हा और कुछ टूटे फूटे बर्तन ही होते हैं, लेकिन इन अमीरों की रसोई में कितना सारा सामान और सुंदर सुंदर बर्तन आते हैं, जिसमें कांच के अलग और स्टील के अलग। तभी वहां निकिता आ जाती है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जल्दी से काम पर लग जाओ। और हाँ, कुछ टूटा फूटा ना तो तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगी। और कुछ चोरी करने के बारे में सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अनीता जल्दी से रसोई साफ करती है, फिर सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े जैसे मिर्च, प्याज और आलू गोभी के पकौड़े तलकर तैयार कर लेती है। साथ ही चाय भी बना देती है। उसके हाथ के चाय पकौड़े निकिता, उसकी सास रमोला और सूरज को बहुत पसंद आते हैं। वाह, क्या कमाल के चटपटे पकौड़े बनाए हैं, मजा ही आ गया। सच में बड़े ही मजेदार पकौड़े बने भाई। जी शुक्रिया। काश मैं अपने पति और सास ससुर के लिए भी पकौड़े बना पाती। घर में आटा होता तो आटे के ही पकौड़े बना देती। अब कहाँ खो गई, जा और पकौड़े लेकर आ। और हाँ, फिर रात का खाना जैसे दाल मखनी, शाही पनीर और नान, और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना लेना। ऐसे ही सारा काम निपटा कर अनीता शाम को अपने घर चली जाती है। फिर सबके लिए दाल चावल बना देती है। लेकिन आधी रात को इतनी तेज बारिश होती है कि गरीब बहू की छत टपकने लगती है, जिससे घर में पानी भर जाता है, जिससे उनका मिट्टी का चूल्हा और लकड़ियां भीग जाती हैं। साथ ही थोड़े से रखे दाल चावल भी भीग जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत के दिन दिखा रहा है तू हमें। अब हम सबको मिलकर जल्दी से ये पानी निकालना होगा। सारी रात वो लोग घर से पानी ही निकालते रहते हैं। अगली सुबह चूल्हा गीला होने की वजह से खाना कुछ नहीं बन पाता, सब भूखे ही रहते हैं। अनीता खाली पेट ही काम पर चली जाती है। फिर वहां सबको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। काम खत्म करके अनीता अपनी सारी परेशानी निकिता को बताती है और उससे कुछ पैसे एडवांस में मांगती है। क्या कहा तुमने? एडवांस चाहिए? तुम गरीबों को ना इसीलिए काम पर रखने का दिल नहीं करता। 2 दिन हुए नहीं और तुमने हाथ फैलाना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी गरीब रसोई में पानी भर गया तो मैं क्या करूं?
अरे बहू, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? दे दो उसे एडवांस, वो अपनी मेहनत की कमाई ही तो मांग रही है। नहीं माँ जी, आज दे दिया तो ये उसका हर महीने का ही रहेगा। अच्छे से जानती हूँ इन गरीबों की आदत, अब जाए यहाँ से। अनीता उदास मन से घर आ जाती है और अपने परिवार के साथ एक कोने में भूखे पेट बैठ जाती है, क्योंकि घर में अभी भी पानी टपक रहा था। ऐसे ही कुछ देर बाद निकिता का पिज्जा खाने का मन करता है, तो वो माइक्रोवेव में पिज्जा बनाने लगती है। उसके घर में कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है। वो आवाज सुनकर अनीता जल्दी से उसके घर जाती है और देखती है कि निकिता करंट की चपेट में आ गई है। हे भगवान, मैडम तो करंट से बेहोश हो गई हैं। मैं अभी राजेश और माँ बाबूजी को बुलाकर लाती हूँ, इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। अपने परिवार वालों की मदद से अनीता जल्दी से निकिता को अस्पताल लेकर जाती है। कुछ देर बाद सूरज और रमोला भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन मैडम, आपको करंट कैसे लगा? वो गलती से मुझसे माइक्रोवेव का तार पानी पर गिर गया था। फिर मैंने जैसे ही उसको पोंछकर स्विच में लगाया तो शॉर्ट सर्किट हुआ और मुझे तेज करंट आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि अनीता भाभी वहां समय पर आ गई और इन सब ने तुम्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचा दिया। ये सुनकर निकिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। सूरज जी, आप आज ही इसके घर की मरम्मत करवा दीजिए, साथ ही गैस सिलेंडर और चूल्हा भी लगवा दीजिए और रसोई में राशन भी भरवा दीजिए, ताकि इन सबको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद सूरज वैसा ही करता है, जिससे अब गरीब बहू की रसोई भी बरसात में सूखी रहती है और बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी अपने परिवार के लिए बढ़िया पकवान बनाती है और वो पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाकर बरसात का आनंद लेता है। कुछ समय बाद राजेश को भी एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है, जिससे अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।